हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने मॉडर्न फिजिक्स फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने पहले पढ़ा था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फिर हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा, बोर्स एटॉमिक थियरी पढ़ी, उसके बाद में हम लोगों ने एक्सरे कंप्लीट कर लिया। आज की क्लास में हम न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, जिसमें डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू न्यूक्लियर फिजिक्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसोडाइफर्स मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियस बात करेंगे, साइज ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियस बात करेंगे, मास एनर्जी इक्विवेलेंस जिसमें हम कहेंगे आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है E = mc², उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आओ सबसे पहले डिस्कस करते हैं न्यूक्लियस क्या होता है। तो हम जानते हैं, पढ़ा भी है जब रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे कि क्या होता है ये। तो सबसे पहले अगर बात करें न्यूक्लियस क्या होता है, तो न्यूक्लियस में सबसे पहले बात करोगे आप तो कहोगे सेंटर ऑफ एटम होता है। सेंटर ऑफ एटम, किसी एटम का सेंटर होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट अगर आपसे पूछा जाएगा तो दूसरा पॉइंट आप बताएंगे कि सेंटर ऑफ एटम तो ठीक है, सेंटर का पार्ट होता है, लेकिन इसके बारे में और बात करें, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम, इसके पास क्या होता है, टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है। टोटल पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या पाया जाते हैं, प्रोटॉन पाया जाते हैं। और प्रोटॉन कैसे होते हैं, तो वो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड, और पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, इसका मतलब है पूरा का पूरा जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्योंकि जो दूसरे पाए जाते हैं वो होते हैं न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन्स। और न्यूट्रॉन कैसे होते हैं, वो होते हैं न्यूट्रल, तो न्यूट्रॉन हो गए न्यूट्रल, ठीक। और कोई पॉइंट्स? हाँ, और पॉइंट भी हैं। और पॉइंट में ये बोल सकते हैं कि अगला पॉइंट ये हो सकता है कि प्रैक्टिकली ऑल द मास, प्रैक्टिकली न्यूक्लियस हैज ऑल द मास ऑफ एटम, एटम का पूरा मास रहता है इसके अंदर। क्या मतलब? इसका मतलब प्रैक्टिकली क्यों लगाया है, इसका मतलब सिंपल ये है कि देखो इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब होते हैं, लेकिन जो न्यूट्रॉन होते हैं वो बहुत हल्के होते हैं, जिसकी वजह से जो ओवरऑल मास लिया जाता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लिया जाता है, जिसको आप ए से डिनोट करते हो, मास नंबर जिसको बोला जाता है। तो उसमें केवल और केवल जो मास होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में अभी हम पढ़ेंगे और डिटेल में बात करेंगे। तो सेंटर ऑफ एटम होता है, टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन होते हैं न्यूट्रल होते हैं। प्रैक्टिकली न्यूक्लियस जो होता है हैज ऑल द मास ऑफ एटम। इसमें यहां पर आप बताएंगे कि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कितना लिखा जाता है, 9.1 × 10⁻³ kg लिखा जाता है। ये मास जो होता है वो बहुत कम होता है, इसीलिए जो टोटल मास लिखा जाता है वो पूरा का पूरा मास न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं उन्हीं का मास लिखा जाता है। तो आपको न्यूक्लियस के बारे में कम से कम इतने पॉइंट याद रखने, सेंटर ऑफ एटम, टोटल पॉजिटिव चार्ज यहां पर होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रल, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, इसलिए ओवरऑल इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रैक्टिकली न्यूट्रल होता है। मतलब प्रैक्टिकली जो न्यूक्लियस होता है वो पूरा का पूरा मास रखता है, ठीक। ये तो हो गया न्यूक्लियस के बारे में। कुछ और पॉइंट्स के बारे में यहां पर हम बात कर लेते हैं। न्यूक्लियस जो होता है, एक शब्द होता है न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियाई कब आता है, तो न्यूक्लियाई की अगर बात करेंगे, इसको ऐसे लिखना, न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियाई कोई अलग शब्द नहीं होता, ये प्लूरल होता है, प्लूरल ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो प्लूरल होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियाई, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि कई सारे न्यूक्लियस के लिए डिफाइन किया जाता है न्यूक्लियाई को, ठीक है। यहां पर एक बात है, न्यूट्रॉन टर्म समझते जाना, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को हम एक साथ अलग अलग ना बोल करके एक ही लैंग्वेज में बोला करेंगे, जिनको कहा जाएगा न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन। तो अगर अब बोला जाए कि न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, तो न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से। तो न्यूक्लियॉन हो गए। न्यूक्लियाई जो होता है प्लूरल होता है न्यूक्लियस का। मास इलेक्ट्रॉन का इतना होता है, प्रैक्टिकली न्यूक्लियस सारा मास रखता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, सेंटर ऑफ एटम होता है, ठीक है। अब न्यूट्रॉन के बारे में बात कर लिया जाए, न्यूट्रॉन के बारे में बात कर लिया जाए, या फिर ऐसे यहां पर एक और पॉइंट लिख देते हैं, चार्ज ऑन न्यूक्लियस,
न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या लिखा जाता है, तो प्लस Ze लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं Z जो होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, E जो होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, तो Z इंटू E हो गया, प्लस का हो गया तो ये चार्ज ऑन न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, तो न्यूक्लियस के बारे में आप इतनी बातें याद रखेंगे। इधर आगे बात कर लेते हैं, यहां पर इधर बात करते हैं न्यूट्रॉन के बारे में। सबसे पहले बात करें कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो आप बताएंगे डिस्कवरी की थी जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने इसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है, 1932 में, 1932 में। ठीक है, और कौन कौन से पॉइंट इससे रिलेटेड जो आपको याद रखने हैं, तो इससे रिलेटेड कई सारे पॉइंट जो आपको याद रखने चाहिए। जैसे पहली बात करें कि न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, रिप्रेजेंटेशन यहां पर हम लोगों को न्यूक्लियर रिएक्शंस लिखनी होंगी तो रिप्रेजेंटेशन भी करना होगा। तो इसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है, वो लिखा जाएगा, यहां पर लिखेंगे 0 और n और ये 1 लिखा जाता है। अब इनका मतलब क्या है पहले वो समझो। 0 and 1 का मतलब ये होता है कि यहां पर जो नंबर लिखा होता है वो बताता है चार्ज। चार्ज कैसे लिखा जाता है, तो चार्ज लिखा जाएगा, जो कुछ भी यहां लिखा होगा वो लिख देना, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी लिखा होगा वहां साइन के साथ लिख देना, इनटू में E लिख देना। तो यहां से कितना निकल के आया इसके ऊपर, चार्ज 0। यहां पर जो लिखा होता है बेसिकली ये मास को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर ये मास को रिप्रेजेंट करता है तो हम यहां पर मास कैसे लिखेंगे, तो इसका जो मास होगा वो लिखा जाता है मास इज इक्वल टू में, इसको लिखेंगे आप 1 इंटू में, किसमें हो, ये होता किसमें है, तो ये मास होता है AMU में। ये मास किसमें होता है, तो 1 लिख देना आप, उसके बाद में AMU लगा देना, तो 1 AMU इसका मास होता है। ठीक है, तो अगर यहां पर एग्जैक्टली बात किया जाए कि मास कितना होगा इसका, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, तो इसका जो मास होगा न्यूट्रॉन का 1.67, यहां पर 49 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है, तो लगभग में इतना रहता है मास, ये इतना kg मास रहता है। ठीक है, कहीं कहीं पे 4947 ऐसे लिखा जाता है। ठीक, तो इतना मास हो गया, न्यूट्रल होता है। रिप्रेजेंटेशन इस तरह से हम न्यूक्लियर रिएक्शन में करेंगे। डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने की थी इसकी। ठीक है, अब आगे बात करें तो ये तो मास हो गया, ये सारी बातें हो गई, ये हमारे पास न्यूक्लियस के बारे में हो गया। इसके आगे अब आओ बात करते हैं प्रोटॉन के बारे में। तो अगर प्रोटॉन के बारे में बात किया जाए कि इसको किसने डिस्कवर किया था, तो याद होगा आपको, इसको किया था गोल्डस्टीन ने। इसकी जो डिस्कवरी की थी वो किसने किया था, गोल्डस्टीन ने किया था। ठीक है, गोल्डस्टीन ने हो गया। यहां पर अगर आपको लिखना होगा तो न्यूक्लियस के बारे में और भी लिख लेना, डिस्कवर्ड बाय, सबको लिखते चले जाओ, डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड बाय अल्फा स्कैटरिंग इस एक्सपेरिमेंट 1911 में किया था इसकी। ठीक है, तो ये इसकी डिस्कवरी हो गई, इसकी डिस्कवरी हो गई, ये पॉइंट्स याद रखने हैं तो यहां पर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने किया था। इसके और दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, तो दूसरा पॉइंट ये हो सकता है ये चार्ज कितना रखता है। तो चार्ज इसके ऊपर अगर बात की जाएगी तो चार्ज होता है इसके ऊपर प्लस E। ठीक है, तो प्लस E का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। मास की बात करें तो मास क्या लिखा जाता है, तो मास लिखा जाता है 1.67, यहाँ पर 28 के करीब लिखा जाता है, इंटू 10⁻⁻27 kg लिखा जाता है। ठीक है, और ये कैसा होता है, तो पॉजिटिवली चार्ज होता है, लिखना हो तो अलग से लिख लो, पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, चार्ज्ड होता है। अब बात आती है इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो रिप्रेजेंट किया जाता है इसे, प्रोटॉन यहां पर 1 लिखते हैं और यहां पर, हाँ ठीक है 1 हो गया, +1 और यहां पर लिखा जाता है 1। ठीक है, ये होता है इसका रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कैसे, यहां पर ये 1 तो ठीक है,
यहाँ पर हम +1 लिख देंगे, इंटू ई लिख देंगे, ये हो जाएगा इसका चार्ज। ठीक है, तो इसका चार्ज निकल के आ गया +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन ये जो 1 लिखा है ये क्या होता है, तो इसका जो मास होता है वो लगभग में ये 1 इंटू में AMU लिखा जाएगा, AMU में होता है, तो लगभग में इसका भी मास 1 AMU ही लिया जाता है। इस बात का ध्यान रखना, कुछ ज़्यादा खास अंतर नहीं होता, बस ये कहा जाए कि कौन भारी होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, तो न्यूट्रॉन भारी होता, प्रोटॉन हल्का होता है, पर दोनों का मास जो होता है अप्रॉक्सीमेटली 1 AMU होता है। ठीक, पॉजिट्रॉन के बारे में बात करें तो पॉजिट्रॉन के बारे में अगर बात करें तो इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था, ये भी लिख देते हैं डिस्कवरी। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो इसकी डिस्कवरी की थी क्लार्क ऐसे लिखो, क्लार्क एंडरसन ने इसको डिस्कवर किया था पॉजिट्रॉन को। पॉजिट्रॉन हो गया। ठीक है, पॉजिट्रॉन कैसा होता है, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसी से सब कुछ पता चल जाएगा। रिप्रेजेंटेशन, इसका जो रिप्रेजेंटेशन लिखा जाता है वो लिखा जाता है +1, एक मिनट ऐसे लिखिए, +1 यहां पर E और यहां पर 0 लिख दीजिए। ठीक है, यहां पर +1 E 0 लिखेंगे आप, तो इससे तो बताएंगे कि इसके ऊपर +1 इंटू E का चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन के बराबर बस इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और इसका मास जो होता है वो लगभग में 0 MU के करीब होता है। क्योंकि वहां पर अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें, अभी इसको दोबारा से बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। और अगर इसका हम रिप्रेजेंटेशन देखें, रिप्रेजेंटेशन तो इसका रिप्रेजेंटेशन आप कैसे करेंगे, तो इसका रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा -1 E 0 से। ये 0 क्यों लिखा जाता है, इसका मतलब क्या 0 MU होता है, नहीं 0 MU नहीं होता है, ये होता है 1/18 इतना AMU होता है। अब बताओ इतना AMU होता है तो इसके नियरेस्ट इंटीजर क्या आएगा, इसका अगर बात करें नियरेस्ट इंटीजर क्या बनेगा, तो आप कहेंगे इसका नियरेस्ट इंटीजर 0 बन रहा है, तो इसीलिए यहां पर जो मास लिखा जाता है इलेक्ट्रॉन का वो 0 लिखा जाता है। इसी का एंटी पार्टिकल होता है, इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। ठीक है, तो मास भी उसी के बराबर होगा, चार्ज भी उसी के जैसा होगा, बस चार्ज इसका पॉजिटिव में लिखा जाता है, इसीलिए इसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है +1 E 0 और इसका होता है -1 E 0। ये इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो गई, प्रोटॉन के बारे में बात हो गई, यहां पर हम लोगों ने न्यूक्लियस और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ लिया। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन था जिसके बारे में पढ़ा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम कैसे किया जाएगा, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले हमने अभी बता ही दिया कि जो न्यूक्लियाई होता है, न्यूक्लियाई जो होता है वो क्या होता है, प्लूरल ऑफ एटम, प्लूरल ऑफ न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है। और हम न्यूक्लियन की बात करेंगे, न्यूक्लियन, तो न्यूक्लियन का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इनके बारे में पढ़ेंगे। और कोई एटम है, मान लेते हैं एटम है, कोई एटम है उसको हमें रिप्रेजेंट करना है, कोई एटम है उसको हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, मान लेते हैं वो एटम है जिसका सिंबल जो दिया गया है, एटम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मान लीजिए कि हमने उसका सिंबल ले लिया, सपोज X है। ठीक है, ये क्या है, सिंबल है, सिंबल ऑफ एटम, एटम का सिंबल है। जैसे हाइड्रोजन का H लिया जाता है, सोडियम का Na होता है, फ्लोरीन का Cl होता है, वैसे ही यहां पर ये हो गया सिंबल ऑफ एटम। अब कहां पर कौन सी चीजें होती हैं, तो यहां पर लिखा जाता है एटॉमिक नंबर, ये Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर लिया जाता है। और यहां पर अगर लिखा जाए A तो ये होता है एटॉमिक मास लिया जाता है। ठीक है, तो ये एटॉमिक नंबर हो गया Z, ये हो गया एटॉमिक मास। अगर इस तरह से ना दिया हो कभी कभी तो इस तरह से दिया जाता है, इस तरह से यहां पर लिख दिया जाता है X, यहां पर लिखा जाता है Z और इधर लिख दिया जाता है A, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो ये हो गए
एटॉमिक नंबर का मतलब हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन, और यहां पर एटॉमिक मास का हो गया, एटॉमिक मास का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो नंबर होगा टोटल वो ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। फिर यहां से बात की जाए केवल कि चलो हम यहां से बात करते हैं, तो यहां पर बोलेंगे आप नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन वो किसके बराबर है, यहां से लिखो नंबर ऑफ, यहां लिख देते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ, एक मिनट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू में क्या है, वो ए के बराबर दिया गया है, ठीक है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर है, वो खुद जेड के बराबर है। तो यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह अगर आप जेड लिख देंगे, यहां ए लिख देंगे, तो यहां पर हो जाए, एक मिनट, यहां पर लिखना था जेड और यहां पर हो जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो इज इक्वल टू में ए होगा। तो अगर यहां से आपसे कोई पूछता है कि बताइए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे लिखे जाएंगे, तो वो लिखे जाएंगे ए माइनस जेड से। तो इस तरह से किसी भी एटम को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहां पर बात आती है कि जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम आपसे लेते हैं कि यहां पर आर्गन है 18 है 40 है, चलो इसके बारे में सारी बातें बताओ, तो कहोगे इसमें कौन बड़ी सी बात है, इसमें जैसे भी अभी पढ़ा वही बता देना है। तो सबसे पहले अगर हम पूछेंगे तो कहेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे, तो कहोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं जेड के बराबर, जो कि हो जाएंगे 18, क्योंकि जेड की वैल्यू 18 है। फिर अगर हम आपसे पूछें कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन बताओ, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, थोड़ा सोच समझ के बताना, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो वो तो कितने हो जाएंगे 40। अब अगर हम पूछते हैं यहां से बताइए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सिर्फ बताइए कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होंगे, तो आप कहेंगे ए माइनस जेड होगा। ए माइनस जेड का मतलब ये 40 माइनस 18 लिखा जाएगा, कितना हो जाएगा, यहां पर 2 हो जाएगा और ये बचा 3, तो ये 22 हो जाएगा। तो यहां से 22 आ जाएंगे, 8 2 10, ठीक है, 2 1 3 1 4, ठीक। तो 22 न्यूट्रॉन हो गए, 40 न्यूक्लियॉन्स हो गए और प्रोटॉनों की संख्या हो गई 18। तो इस तरह से हम किसी भी एटम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह एटम को रिप्रेजेंट किया जाता है। कभी कभी दिया गया होगा बुक के अंदर, तो उसके अंदर कौन कौन सी चीजें कितनी है वो बताई नहीं जाती हैं जनरली, वो आपको खुद ही निकालना होता है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं बहुत इजीली। अब इसके आगे बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई का क्लासिफिकेशन कैसे कैसे किया जाता है। तो इसमें जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं या नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इन्हीं की बेसिस पर इनको क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले होते हैं आइसोटोप्स। क्या होते हैं आइसोटोप? न्यूक्लियाई which have, दोबारा से लिख देते हैं, न्यूक्लियाई which have same atomic number but different atomic mass। जेड की वैल्यू सेम हो तो यहां पर लिख सकते हैं जेड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और ए जो है वो डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट होगा। तो ए डिफरेंट है, अगर जेड सेम होता तो उसको बोला जाता है आइसोटोप्स हो गया। आइसोटोन के बारे में भी बात करेंगे दोबारा से। तो ये हो गए एग्जाम्पल। अगर आपसे कोई पूछता है तो आप क्या बताएंगे? तो एग्जाम्पल में बताएंगे कि यहां से देखिए 1H1 1H2 1H3, ये क्या हो गए? आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हो गए। इसमें इस वाले को तो जानते हैं आपकी, ये तो हाइड्रोजन होता है। इस वाले को क्या बोला जाता है? तो इस वाले को बोला जाता है ड्यूटीरियम। और इस वाले को क्या बोलते हैं आप? तो ट्राइटियम बोला जाता है इसे, ठीक है। ये होता है हैवी हाइड्रोजन होता है, ये भी आपको याद रखना है। जब ये जो हाइड्रोजन ये होता है, ये D या 2D प्लस हाफ ऑफ O2 मिलता है तो ये D2O बनाता है। जिसको हम हैवी वाटर कहते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। ये जो होता है वो अनस्टेबल होता है,
अनस्टेबल होता है, इस बात का ध्यान रखना। तो इनमें सब में देखो, सब में जेड सेम सेम, ए डिफरेंट डिफरेंट, तो जेड सेम ए डिफरेंट है अगर, तो हम बोलेंगे कि वो आइसोटोप्स होंगे। ठीक है, इसमें अगर बात किया जाए कि यहां पर हम एक की पॉइंट्स बताते हैं नोट, वो आपको याद रखना है। नोट ये क्या है, नोट ये ऐसे ही बोल देते हैं ओरल। नोट ये है कि जितने भी एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर, अगर उनके एटॉमिक मास फ्रैक्शन में अवेलेबल हैं, फिर से रिपीट कर देते हैं, पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है और उनका मास, एटॉमिक मास फ्रैक्शन में अवेलेबल है, पॉइंट डेसिमल के बाद भी है, तो इसका मतलब उनके आइसोटोप्स हैं। और अगर उनके आइसोटोप्स होंगे तो हम ये बोल सकते हैं एटॉमिक, ऐसे लिख देते हैं, एटॉमिक मास इन डेसिमल्स। इन डेसिमल क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंस ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सबसे ज्यादा आइसोटोप टिन के पाए जाते हैं, 10 आइसोटोप्स होते हैं। ठीक, ये हो गया। फिर आगे बात करते हैं, इधर आओ, आइसोबार्स क्या होते हैं। तो जैसे उसमें जेड सेम होता है, इसमें क्या होता है, ए सेम रहता है। ए को हम सेम रख देते हैं, जेड जो होता है वो डिफरेंट हो जाता है, और जेड डिफरेंट हो गया तो अब वे एक ही जगह पर लाई कर रहे थे, वो पीरियोडिक टेबल के अंदर, ये डिफरेंट जगह पर लाई करेंगे। उनमें सबकी प्रॉपर्टी केमिकली लगभग सेम थी, इनकी डिफरेंट हो जाएंगी। तो क्या लिखेंगे इसमें, तो यहां पर आप लिखेंगे न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई हैव सेम मास नंबर, मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। मास नंबर सेम होना चाहिए, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होना चाहिए, तो ऐसे न्यूक्लियाई को क्या बोला जाएगा, तो इनको बोलेंगे हम सिंपली कि वो आइसोबार्स हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आप जानते होंगे, जैसे यहां पर आर्गन ले लिया जाए 18, 40, यहां पर साथ में यहां पर मान लीजिए 20 ले लिया गया, कैल्शियम ले लिया गया, यहां पर कितना कर दिया जाए 20। यहां से देखिए इनका, देखिए ये जेड जो है वो क्या है, डिफरेंट है, जेड डिफरेंट है, बट ये जो हैं वो क्या है, वो सेम है। यहां पर वैसे तो हमें यहां पर अभी नहीं, रेडियो एक्टिविटी में बात करेंगे, थर्ड लेक्चर में हमारा रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट होगा। यहां पर बस सिर्फ इतना बता देते हैं आपसे कि अगर कोई न्यूक्लियाई है और उसने बीटा पार्टिकल निकाला है, तो इसका मतलब यह है कि उससे जो बना होगा न्यूक्लियाई, वो और पहले न्यूक्लियाई एक दूसरे के आइसोबार्स होंगे। नहीं समझ आया, देखो यहां पर कार्बन है, यहां पर हो गया 14 और ये 6 हो गया, तो ये मान लीजिए कि इसमें ऐसे बदल रहा है, यहां पर हो जाएगा नाइट्रोजन, यहां पर हो जाता है 7, ये हो जाता है 14 प्लस यहां पर होता है -1 B0, ये होता है बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल। तो अगर बीटा पार्टिकल निकलता है किसी भी न्यूक्लियस से, तो उस केस में क्या होता है, जो बनने वाला न्यूक्लियाई होगा और जो पहले वाला न्यूक्लियाई थे वो क्या कहलाते हैं, आइसोबार्स होते हैं, आइसोबार्स होते हैं। ठीक है, अब इसे आपको याद रखना है। ठीक, तो ये हो गया, कार्बन से नाइट्रोजन में कन्वर्ट हुआ, यहां पर बीटा पार्टिकल निकला, तो इससे बनने वाला जो न्यूक्लियस हुआ वो आइसोबार्स था पहले न्यूक्लियस का। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं इसे। फिर बात करते हैं आगे, आइसोटोन्स क्या होते हैं, तो एक बार बात करते हैं, रुको एक मिनट। हाँ ठीक है, अब आइसोटोन्स के बारे में बात करते हैं। आइसोटोन्स का मतलब क्या होता है, आइसोटोन्स ऐसे न्यूक्लियाई होते हैं, आइसोटोन्स ऐसे न्यूक्लियाई होते हैं, या कह सकते हो न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई which have same number of न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की वैल्यू सेम रखते हैं, ऐसे न्यूक्लियाई को आइसोटोन्स बोला जाता है। मतलब इसमें क्या होगा, A माइनस जेड जो होगा वो सेम रहेगा, A माइनस जेड यहां पर सेम रहने वाला है। तो यहां पर कुछ और एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल मतलब दोनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो दोनों के डिफरेंस सेम होने की वजह से यहां पर मान लेते हैं लिथियम हो गया, ये 6 3 हो गया, और यहां पर बोरान हो गया, ये 4 हो गया, यहां पर कितना बनेगा 4। ठीक है, यहां पर एक मिनट रुकिएगा,
इस वाले को हम 7 3 और बोरॉन यहां पर 5 होता है, ठीक है, 5 यहां पर 8, ठीक है, और यहां पर ये जो बनेगा 3 लिथियम 6 बन जाएगा। दिख रहे होंगे आपको। इसमें देखिए यहां से यहां पर देखिए 3 का गैप और यहां से यहां पर देखिए 3 का गैप, तो यहां का गैप +3 है, यहां का गैप भी +3 है। इसका मतलब यहां पर a माइनस जेड जो है वो सेम है, और अगर a माइनस जेड सेम होता है तो उनको क्या बोला जाता है, आइसोटोन्स। आइसोटोन्स बोला जाता है, आइसोटोन्स बोला जाता है। ठीक, अब बात करते हैं एक और तरह के होते हैं जिनको बोला जाता है आइसोडाइफर्स। ये क्या होते हैं आइसोडाइफर्स? तो ये लिखा जाता है न्यूक्लियाई, उनके बारे में तो पहले से केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा, बस आइसोडाइफर्स के बारे में देख लेते हैं। न्यूक्लियाई विच हैव इक्वल डिफरेंस इन, ऐसे लिखो, डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को आप लिखते हैं a माइनस जेड से, कोई दिक्कत नहीं। डिफरेंस किसका लेना है, जेड का, क्योंकि जेड रिप्रेजेंट करता है प्रोटॉन को, तो यहां से निकल के आएगा a माइनस 2z। तो आप यहां से बताएंगे कि a माइनस 2z जिनके लिए सेम होगा उनको क्या बोला जाएगा, उनको आइसोडाइफर्स बोलेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इनके एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। तो इनका एग्जाम्पल ले लिया जाए यूरेनियम 92 238, और दूसरा अगर ले लिया जाए, मान लेते हैं यहां पर हम थोरियम ले लेते हैं। ठीक है, थोरियम यहां पर 239 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा। एक बार चेक करो इन दोनों का डिफरेंस सेम आता है कि नहीं आता है। तो यहां पर हो जाएगा a 238 माइनस 2 इंटू में 92। एक बार चेक कर लेते हैं क्या आएगा फटाफट। 92 ये बन जाएगा 184, 238 माइनस 184 यहां पर आ जाएगा इतना। ठीक है, a माइनस 2z यहां देख लेते हैं। तो यहां पर 239 माइनस इसका दोगुना करेंगे 198 आ जाएगा, 198 आएगा। ठीक है, हाँ ये भी ठीक है, इसका दोगुना करना था, हाँ ठीक है। तो 2 इंटू में 90, इसको अगर सॉल्व करेंगे आप तो कितना बन जाएगा, एक बार दोबारा देख लेते हैं। 92 इंटू में 2 100, ठीक है, इसमें से माइनस कर देते हैं 238, वो ठीक है 54 बन गया। यहाँ पर ये बन जाएगा 238, और 238 क्यों लिख रहे हैं, 239, एक मिनट, यहाँ पर लिखेंगे 239 माइनस 2 इंटू में 90, ये कितना बन जाएगा, तो बनेगा 239 माइनस 180, यहाँ पर बन जाएगा 59। अच्छा, यहाँ पर ये देखो ये मिस्टेक हुई है, 234 की, 234 है, यहाँ पर भी ठीक कर लो इसे, 234 है, तो यहाँ से भी आप निकालेंगे तो 54 ही आएगा। यहाँ से देखिए a माइनस 2z और यहाँ से देखिए a माइनस 2z, दोनों की वैल्यू सेम है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं ऐसे न्यूक्लियस जिनमें a माइनस 2z अगर सेम होता है तो उनको हम आइसोडाइफर्स बोलेंगे, a माइनस जेड सेम है तो उनको आइसोटोन्स बोला जाएगा, और अगर जेड सेम a डिफरेंट तो उनको आइसोटोप्स, और a सेम जेड डिफरेंट तो उनको आइसोबार्स बोला जाएगा। अब बात करते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस की। तो याद रखो साइज ऑफ न्यूक्लियस वैसे तो हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था जब हम लोग पढ़ रहे थे रदरफोर्ड्स की अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को, लेकिन यहां भी बात कर लेते हैं। हो तो हम ये जानते हैं कि न्यूक्लियस हैज ऑल द मास, प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकली ऑल द मास फ्लाई करता है। ठीक है, और अगर पूरा का पूरा मास होता है, किसका होता है, तो न्यूक्लियॉन्स का होता है। किसका मास होता है, वो मास ऑफ न्यूक्लियन, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स का होता है। न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन्स
और इलेक्ट्रॉन्स का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का। तो इसको हम मास नंबर से देखते हैं। तो ये बताइए कि इसका जो वॉल्यूम होगा, सिंपल सी बात है, वॉल्यूम जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मास के, या फिर फार्मूला आपने पढ़ा होगा, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो यहां से जो इसका मास वॉल्यूम होगा वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा तो हम ये जानते हैं कि जो इसका वॉल्यूम होगा वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और मास खुद जो होता है वो ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, क्योंकि वो किसका मास होता है, न्यूक्लियॉन्स का। न्यूक्लियॉन का मतलब ए ही तो होता है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ए के। अब अगर बात करें कि इसको स्फेरिकल मान लिया जाए तो हम यहां से लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, अगर रेडियस है ये न्यूक्लियस की, और यहां पर हम लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए के। तो यहां से आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आएगा, ए रेज़ टू द पावर 1/3 आ जाएगा, बाकी तो कांस्टेंट ही है। यहां से ये रिलेशन निकल के आता है न्यूक्लियस के साइज के लिए। अब अगर हम इसको आगे सही से सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, देखो R इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट मिलेगा जिसको हम रदरफोर्ड कांस्टेंट बोलेंगे। यहां पर ये R0 हो जाएगा, e टू द पावर बन जाएगा 1/3। यहां पर आपको याद रखना है जो R0 होता है ये 1.2 इंटू 10 टू द पावर -15 होता है मीटर में, या आप इसको 1.2 FM बोल सकते हैं, फर्मी बोल सकते हैं। ये है R0 की वैल्यू, ये R0 की वैल्यू होती है। तो जब भी अभी साइज ऑफ न्यूक्लियस की बात की जाए आप इस फार्मूले से साइज ऑफ न्यूक्लियस बताएंगे। ठीक है, एक एग्जांपल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कि हम अगर अर्थ को मान लेते हैं कि वो न्यूक्लियस सिर्फ न्यूक्लियॉन से मिलकर के बनी है तो उसकी कितनी रेडियस होनी चाहिए निकालना चाहें तो यहां से निकाल सकते हैं। आगे देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी आगे आओ बात करते हैं डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस की। तो अगर हम यहां से पूछें कि डेंसिटी का मतलब क्या होगा, तो मास पर यूनिट, यहां पर डेंसिटी क्या डिफाइन करोगे, डेंसिटी इज इक्वल टू में मास डिवाइडेड बाय में वॉल्यूम, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम जो मास होता है उसी को डेंसिटी बोला जाता है। तो अगर इसकी डेंसिटी लिखना है तो मास लिखना पड़ेगा हमें न्यूक्लियस का। कहोगे न्यूक्लियस का मास मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लिखना पड़ेगा। तो Z इंटू में मास ऑफ प्रोटॉन लिखेंगे तो टोटल प्रोटॉन का मास हो जाएगा, और A माइनस Z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा ऐसा, और डिवाइडेड बाय में यहां पर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे लिखा जाएगा, तो वॉल्यूम लिखा जाएगा 4/3 पाई, और यहां पर हो जाएगा R3। बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलोगे हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं बनेगा। ठीक है, इसको अगर हम ऐसे देखें कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है, यहां से देखना ध्यान से, F अगर हम ऐसा ले लें, मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो लगभग में मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर है अगर, तो क्या होगा, ऐसा एजम्पशन लेने के बाद ये वाला जो टर्म होगा इस वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचा रह जाएगा, तो ऊपर बचा रह जाएगा A इंटू में मास ऑफ न्यूट्रॉन डिवाइडेड बाय, यहां से देखो ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, ये बचा रह गया, तो A इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, और यहां पर बन जाएगा 4/3 पाई R3। R का मतलब R0 इंटू में A की पावर 1/3, और इसका बन जाएगा होल क्यूब। तो यहां से आप लिखेंगे A इंटू में मास ऑफ न्यूट्रॉन, और डिवाइडेड बाय में क्या बन जाएगा 4/3 पाई, यहां पर बन जाएगा R0 का क्यूब इंटू में A। यहां से देखो A से A कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना निकल के आएगा, तो यहां से आप बोलेंगे मास ऑफ न्यूट्रॉन आएगा, 3 को पलट के ऊपर भेज देते हैं, डिवाइडेड बाय में यहां पर हो जाएगा 4 पाई R0 की वैल्यू यहां पर हम लोग अभी पुट कर देंगे। तो ये बन जाएगा 3 इंटू में 1.6748 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, और डिवाइडेड बाय में बन जाएगा 4 इंटू में 3.14 इंटू में 10 टू द पावर क्या 1 मिनट, यहां पर बनेगा 1.2 इंटू 10 टू द पावर -15 की होल पावर 3। ये बन गया, तो ये हो गई डेंसिटी। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, जहां से देख लेते हैं, लगभग में ये वैल्यू बनेगी, खुल जाओ भाई, क्यों खुल नहीं रहे हो, 1 मिनट, ये जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ बोलो, 3 इंटू में 1.67, ठीक है, बस इतना लेके चलते हैं, डिवाइड कर देते हैं 4 से, फिर डिवाइड कर देते हैं 3.14 से, कर दिया, फिर अब 1.2 से डिवाइड करना है, तो 1.2 से डिवाइड कर दिया, फिर 1.2 से डिवाइड कर दिया, फिर 1.2 से डिवाइड कर दिया, तो 2.3 आ जाएगा ये।
2.3 हो जाएगा इनटू 10 टू द पावर क्या बनेगा 18 बन जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, या फिर पावर्स को देखना चाहें तो आप देख सकते हैं ये जो वैल्यू आएगी 0.23 आएगी, और इनटू में पावर को देखना है तो देख लो आप, पहले होगा -27, ठीक है, और यहां से नीचे से अगर ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 45, ये 18 बन जाएगा, तो ये 17 आएगा। फिर यहां पर केजी हो गया, दोबारा से लिख देते हैं 17, यहां पर हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब, ये हो जाएगी डेंसिटी। आप इस तरह से विधावत निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है वैसे फार्मूला लगाते जाएंगे। ये क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन। एक प्रोटॉन का मास अगर mp है तो z नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, एक न्यूट्रॉन का मास mn है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं a-z, ये टोटल मास हो गया और डिवाइडेड बाय में टोटल वॉल्यूम हो गया। सॉल्व कर देंगे, रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक, अब कोई पूछता है कि वाटर से कितना भारी है, तो वाटर से कितना भारी है, तो ये 2.3 इंटू 10 टू द पावर 14 गुना भारी है, ये इतना भारी होता है। इसीलिए अल्फा पार्टिकल जो गए थे रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में, वो टकरा के वापस चले आए थे कुछ। एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियस किसके लिए डिफाइन किया जाता है? बेसिकली एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियस डिफाइन है फॉर आइसोटोप्स, आइसोटोप्स के लिए डिफाइन किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्लोरीन है, यहां पर 17 है, 35 है, और यहां पर 17 है, और यहां पर 37 है। ठीक है, हमने मान लिया कि नेचर के अंदर ये 20% पाया जाता है और ये 80% पाया जाता है। ठीक है, अब बताओ इनका जो एवरेज मास आएगा वो कितना आएगा? तो एवरेज मास कैसा आएगा? एवरेज मास कैसा आएगा? तो एवरेज मास के लिए मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स अगर हम लें तो वो कितने हो जाएंगे? मान लेते हैं 100 टोटल ऑफ मोल्स ले लेते हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा? 20 मोल कौन है? ये है, तो 20 मोल ये है, तो इसको हम 35 लिख देंगे। और ये कितना है? तो कहेंगे कि 80% ये है, तो 80 मोल ये हो गया, 37 हो गया, और डिवाइड करेंगे आप टोटल नंबर ऑफ मोल्स तो वो हो जाएंगे 100। इसको सॉल्व कर देंगे आप, कितना रिजल्ट आएगा एक बार चेक करते हैं, फटाफट देखो। ये हो जाएगा 20 इंटू में 35 700 प्लस वहां पर बन जाएगा 80 इंटू में 37 जो कि बनेगा 2960 और डिवाइडेड बाई में 100, तो 2960 प्लस 700 और डिवाइड कर देंगे 100 से, तो यहां से वैल्यू आपको मिलेगी 36.6। तो अगर कभी भी अगर आइसोटोप्स दिए गए हों और बताया गया हो कि नेचर में इतने इतने % एग्जिस्ट करते हैं, तो उनके लिए हम एवरेज मास डिफाइन करते हैं और मास इस तरह से निकाला जाता है। अभी बताया भी, जितने भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में लाई करते हैं और उनके मास अगर डेसिमल में है, इसका मतलब उनके आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, और एग्जिस्ट करते हैं तो इस तरह से पूरा प्रॉपर निकाल सकते हैं। ठीक, आगे हम बात करते हैं आइंस्टीन मास एनर्जी इक्वेशन। यहां से एक्चुअली चालू हो रही है हमारी न्यूक्लियर फिजिक्स। ये क्या बोलती है? आइंस्टीन एनर्जी मास इक्वेशन ये बोलती है, बेसिकली अगर बात किया जाए इस इक्वेशन को आने से पहले फिजिक्स में दो बेसिक बड़े बड़े रूल हुआ करते थे। एक होता था कंजर्वेशन ऑफ मास अलग, और एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अलग हुआ करता था। लेकिन जब ये आइंस्टीन की मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन आया, या कह सकते हैं जो इक्वेशन आई, इसके बाद ये पता लगा कि कंजर्वेशन ऑफ मास और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अलग अलग नहीं, दोनों एक दूसरे से एसोसिएट करते हैं। कैसे? ये कहते हैं कि if डेल्टा m mass is lost then energy released is given by mass energy equivalence मास एनर्जी से ये एनर्जी लिखी जा सकती है। कैसे? तो अगर हम मान लेते डेल्टा एम मास लॉस्ट होता है तो एनर्जी जो लिखी जाती है वो लिखी जाती है डेल्टा एम इंटू में सी स्क्वायर, इस तरह से लिखते हैं, जहां पर ई क्या है? एनर्जी है, ठीक है, और डेल्टा एम क्या है? लॉस्ट मास है, ठीक है, और ये जो सी स्क्वायर है ये स्पीड ऑफ लाइट, जिसको पढ़ते आए हैं आप ऑप्टिक्स में, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती? 3 × 10⁸
मीटर पर सेकेंड, यूनिट भी लिख लो, मीटर पर सेकेंड सी की वैल्यू है ये। ठीक, मास यहाँ पर किस में होगा, ऑब्वियस है केजी में लिखा जाएगा। यहाँ पर एनर्जी लिखी गई जो कि किस में आएगी, जूल में आएगी। ये होती है आइंस्टाइन की मास एनर्जी इक्वेशन। अब कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बताइए कि अगर डेल्टा एम, यहाँ पर लिख दीजिए एफ, डेल्टा एम की वैल्यू अगर 1 kg हो तो यहाँ से एनर्जी जो निकल के आएगी वो कितनी आएगी। तो कहेंगे आप E = लगाएंगे डेल्टा एम इंटू में c², 1 kg इंटू में यहाँ लिखा जाएगा 3 × 10⁸, यहाँ पर मीटर पर सेकेंड हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 3 का हो गया 9 और 8 का हो जाएगा 16। यहाँ से इतने जूल एनर्जी रिलीज होगी। कितना अच्छा है, ये बेहतर है। यहाँ से अगर बात करें, यहाँ से बात करें एक और एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल है कि मान लीजिए कि हमसे कहा गया डेल्टा एम = में 1 ग्राम है, डेल्टा एम 1 ग्राम है। तो अगर डेल्टा एम 1 ग्राम होगा तो एनर्जी जो लिखी जाएगी वो कितनी होगी। तो उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे डेल्टा E = m × c²। ये हो जाएगा 1 ग्राम, ग्राम का मतलब बोले तो -3, c² का मतलब 9 और ये हो जाएगा 16। तो यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए तो 9 और यहाँ से आ जाएगा 13 और ये आ जाएगा जूल। ये यहाँ से निकाल लेंगे। ये 1 ग्राम मास के से जो एनर्जी रिलीज हुई वो 9 × 10⁻13 है। अगर हमें इसी की जगह पर कोयला जलाना हो इतनी एनर्जी लगाने के लिए तो 3 लाख टन कोयला जलाना पड़ता है, या बहुत ज़्यादा हुआ तो बहुत ज़्यादा जलाना पड़ता है। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं और उनके बारे में बात कर लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। इम्पॉर्टेंट क्या है, एक टर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। मास यूनिट क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट? तो बेसिकली ये मास की सबसे बहुत छोटी यूनिट होती है, बहुत छोटी यूनिट होती है। तो यहाँ पर हम फिजिक्स में डायरेक्ट लिखते हैं 1 AMU जो लिखा जाता है 1/12, यहाँ पर लिखा जाता है मास ऑफ 6C12। कार्बन 612 का जो मास होता है उसका 1/12 पार्ट जो होता है वो 1 AMU के बराबर होता है। आपको याद रखना ही होता है 1.66 × 10⁻27 kg, बस इतना याद रखना और इसके आगे याद नहीं रखना। 03 भी होता है तो उतना डिटेल में नहीं जाना आपको। तो 1 AMU हो गया, एटॉमिक मास यूनिट होता है। ठीक है, कभी कभी को इसको आप ऐसा ना लिख करके मिलेगा, कभी कभी ये जनरली U लिख करके मिलता है, सिंपली U। तो अगर हम मान लीजिए एक क्वेश्चन करते हैं कि डेल्टा एम हमारे पास दिया गया है 1 AMU, या फिर इसको ऐसे लिखा जाएगा 1U। U जब लिखा होता वो तो पता है, AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट होता है, यहाँ पर AMU तो इनका मतलब तो पता है कि एटॉमिक मास यूनिट होता है। लेकिन ये U होता है इसको क्या कहा जाता है, तो इसको बोला जाता है यूनिफाइड मास। फिर से यूनिफाइड मास होता है। ठीक है, शॉर्टकट तरीका है लिखने का, बाकी दोनों का मतलब एक ही है। बाकी केमिस्ट्री में झोल चलता है, यहाँ कुछ नहीं, दोनों बराबर ही हैं। अगर यहाँ से हम पूछते हैं कि आप डेल्टा E बताओ, डेल्टा E क्या आएगा, तो आप कहेंगे डेल्टा E लगाने के लिए हम यहाँ लिखेंगे डेल्टा M, या फिर M से सीधा सीधा ऐसे लिखो डेल्टा M इंटू में c² लिखेंगे। डेल्टा M की वैल्यू तो कहेंगे 1 AMU, लेकिन 1 AMU को डायरेक्ट तो रखेंगे नहीं, तो 1.66 × 27 kg में रखना होगा। c² मतलब हो जाएगा 9 × 10⁻16, c² बन गया। इसकी वैल्यू अगर आएगी तो यहाँ से देखेंगे जो भी आए वैल्यू, ये वैल्यू आए तो ये वैल्यू, रुको एक मिनट, हम इसको ऐसे लिख देते हैं। E जो आएगा वो किस में होगा, ऑब्वियस है जूल में आएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं E जूल में ना आए तो हम 1.66 E = 1.66 × 10⁻27 इंटू में 9 × 10⁻16 लिखा है। इसको हम बदलना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, या फिर हम कह सकते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना चाहते हैं, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अगर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप बदलेंगे तो सबसे पहले क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए आप इससे डिवाइड करेंगे -19 से, उसके बाद में मिलियन में बदलना होगा तो 6 से डिवाइड करेंगे। यहाँ से जब आप वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से जो एनर्जी आएगी डेल्टा एम वो लिखा जाएगा 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं लगभग में कितनी, तो 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आती है। ठीक है, तो इस तरह से हम जनरली
लगाया करेंगे, क्योंकि मास का जो लॉस होगा वो किलो में नहीं होगा, ना ही ग्राम में होगा, एएमयू में होगा। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, याद रखने हैं आपको। डायरेक्ट कैसे लगाना है, तो मान लेते हैं एफ मास लॉस्ट इन एएमयू, देन एनर्जी रिलीज्ड इज गिवन बाय, अगर मास का जो लॉस है वो एमयू में है तो एनर्जी रिलीज कैसे होगी, यहां पर लिखेंगे एनर्जी इज इक्वल टू में, यहां पर लिखा जाएगा डेल्टा एम इन एएमयू, ठीक है, इनटू में यहां पर आप 931 कर देंगे, और ये जो एनर्जी आएगी वो एनर्जी किस में होगी, वो एनर्जी होगी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। हर बार हम ये फार्मूला लगाया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से फार्मूला चलेगा। उम्मीद करते हैं कि ये जो पढ़ रहे थे अभी तक वो समझ में आया होगा। इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, जब स्टाइक्योमेट्री पढ़ाई जाती है उस समय पर मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया जाता है, पूरा प्रॉपर डेरिवेशन है इसका, पर हमें उसमें नहीं जाने की ज़रूरत। एक एमयू किसके बराबर होता है वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा एम अगर एमयू में है, यहाँ से 931, अगर मान लीजिए डेल्टा एम हमें निकालना हो तो यहाँ पर एनर्जी लिखी जाएगी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और डिवाइडेड बाय में क्या लिखा जाएगा यहाँ पर 931। तो यहाँ से हमारे पास जो मास निकल के आएगा, इस फार्मूले से जो मास निकल के आएगा वो किस में होगा, एएमयू में होगा, या फिर सिंपली कह सकते हैं यू में होगा, जिसको हम यूनिफाइड मास बोलते हैं। आज की क्लास उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी। आइंस्टीन मास एनर्जी इक्वेशन, ठीक है, यहाँ पर से देखा हम लोगों ने किस तरह से कितना मास जला करके हम कितनी एनर्जी पैदा कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ा। साइज ऑफ न्यूक्लियस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, आइसोटोन्स के बारे में पढ़ा, यहाँ आइसोडाइफर्स पढ़े, आइसोटोप्स पढ़े, आइसोबार्स पढ़े, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम पढ़ा, यहाँ पर एक क्वेश्चन भी किया। यहाँ पर हम लोगों ने देखा प्रोटॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पॉजिट्रॉन क्या होते हैं, ये इसका एंटी पार्टिकल होता है, ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है, इन सबके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में जो हमारा डिस्कशन स्टार्ट होगा वो डिस्कशन स्टार्ट करेंगे हम लोग इसके ठीक बाद से, जैसे मास एनर्जी इक्वेशन है, इसके ठीक बाद हम लोग पढ़ेंगे मास डिफेक्ट क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस क्या होती है, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बारे में बात करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी हम लोग अलग से हेडिंग डाल करके उसमें देखेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ते हैं, तो कब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर ज़्यादा होते हैं तो न्यूक्लियस स्टेबल क्यों नहीं होता, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर ज़्यादा होते हैं तो न्यूक्लियस स्टेबल क्यों होता है, इसका ग्राफ हम लोग प्रॉपर वे में समझेंगे। न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होते हैं इनके बारे में भी पढ़ा जाएगा। तो तब तक के लिए ये फर्स्ट क्लास है, इसको रिवाइज करें। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।